Good morning, students. My name is Mukul Yadav, and as you all know that in the last class we started our discussion related to the motion parameters. Okay, तो अभी हम क्या करने वाले हैं, उसी से रिलेटेड मोशन पैरामीटर से ही रिलेटेड एक टर्म मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ, विच इज पोजिशन ऑफ ए पार्टिकल. तो जैसा कि मैंने आपको बताया था बेटा कि मोशन के जो जब भी हम मोशन को स्टडी करते हैं या रीड करते हैं तो बेसिकली हम स्टडी करते हैं किसके बारे में, मोशंस के पैरामीटर के बारे में. ठीक है, तो मोशन के पैरामीटर हमारे क्या क्या हो सकते हैं, डिस्टेंस भी हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट भी हो सकता है, वेलोसिटी भी हो सकता है, एक्सेलेरेशन भी हो सकता है आपका. ठीक है, तो इसी तरह से आप पोजीशन को भी मोशन का ही एक पैरामीटर मान सकते हैं कि किसी पार्टिकल की पोजीशन क्या है. ठीक है, तो एक्चुअली अगर जो भी चीज़ हम एक्सप्लेन करते हैं, चाहे मैं डिस्टेंस कर रहा हूँ, वेलोसिटी कर रहा हूँ, स्पीड कर रहा हूँ या फिर एक्सेलेरेशन कर रहा हूँ, वो कहीं ना कहीं आपको आपका रिलेटेड किससे होता है, वो पोजीशन से ही रिलेटेड होता है. तो चाहे स्पीड है, चाहे डिस्टेंस है या वेलोसिटी है, उसमें क्या होता है, आपकी जो पोजीशन है किसी भी पार्टिकल की वो एक्चुअली कंटिन्यूसली चेंज होती है. ठीक है, तो मोशन भी रिलेटेड किससे है, पोजीशन से ही है. मोशन हो रहा है किसी पार्टिकल का तो हम क्या बोल सकते हैं कि उस पार्टिकल की पोजीशन है वो कंटिन्यूसली चेंज हो रही होगी. ओके, तो सबसे पहले तो बेटा ये जो पोजीशन है इसके बारे में हम पढ़ लेते हैं कि पोजीशन को हम कैसे डिफाइन करते हैं, किसी भी पार्टिकल की पोजीशन को. तो सपोज कर लीजिए कि हमारा रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम हमको दिया गया है. Assume that this is my x-axis and this is y-axis. हमारा कोई पार्टिकल है एनी पॉइंट P के ऊपर. ठीक है, कोई पॉइंट P है, वहां पे मेरा कोई पार्टिकल है P. तो अभी मेरे को इसकी पोजीशन डिफाइन कर दी कि पार्टिकल है कहाँ पे. तो मैं किसकी हेल्प लेता हूँ, मैं रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम की हेल्प लेता हूँ. रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम की हेल्प लेता हूँ और मैं कोई रेफरेंस पॉइंट ढूंढता हूँ कि जहाँ पे मैं खड़ा हूँ, जहाँ से मैं चीज़ों को ऑब्जर्व कर सकता हूँ. ठीक है, वो रेफरेंस पॉइंट कहीं पे भी हो सकता है. आप उस रेफरेंस पॉइंट की हेल्प से ही इस पॉइंट P की पोजीशन को आप बता सकते हैं कि मेरे से ये पॉइंट P इतनी डिस्टेंस के ऊपर है या फिर इतने एंगल के ऊपर है. ठीक है, तो आपको कोई ना कोई तो रेफरेंस पॉइंट चाहिए जिस रेफरेंस पॉइंट के हिसाब से आप बता सकें कि मेरा पॉइंट P कहाँ पे है. जैसे कि मैं एक छोटा सा आपको एक एग्जांपल बताता हूँ रेफरेंस पॉइंट का. सपोज कर लीजिए कि कोई पूछ ले आपसे कि दिल्ली कितने किलोमीटर दूर है, तो आप बोलेंगे कि ये तो बिल्कुल बेकार सा क्वेश्चन हो गया, क्योंकि दिल्ली कितने किलोमीटर दूर है ये आप कहाँ से पूछ रहे हैं. ठीक है, अगर आप पूछ रहे हैं कि रेवाड़ी से कितने किलोमीटर दूर है, तो सपोज कर लीजिए कि रेवाड़ी से डिस्टेंस है 60 किलोमीटर, या कोई और डिस्ट्रिक्ट से पूछ रहे हैं आप, सपोज कर लीजिए महेंद्रगढ़ से आप पूछ रहे हैं, तो आप बोलेंगे कि वहाँ से है अराउंड 85 किलोमीटर, ऐसा आप बोलेंगे. ठीक है, तो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है ये, जो दिल्ली की जो डिस्टेंस है वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है कि कहाँ से आप बात कर रहे हैं, कहाँ से आप डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं. तो वो तो क्या हो गया, आपका रेफरेंस पॉइंट हो गया. सिमिलरली यही चीज़ होती है हमारी यहाँ पे भी कि किसी पार्टिकल की पोजीशन को हम डिफाइन करते हैं तो हमको एटलीस्ट पता तो होना चाहिए ना कि कहाँ से हम उस पार्टिकल की पोजीशन को फाइंड आउट कर रहे हैं. ठीक है, तो जिस पॉइंट से हम पार्टिकल की पोजीशन को फाइंड आउट करते हैं उसी पार्टिकल को क्या बोल देते हैं, हम रेफरेंस पॉइंट बोलते हैं. ठीक है, रेफरेंस पॉइंट का इसका मैंने पहले भी थोड़ा बहुत आपको इसके बारे में बताया था कि रेफरेंस पॉइंट से ही हर एक चीज़ को हम ऑब्जर्व कर, हर एक जो भी पॉइंट है या जो भी मोशन है वो हम किसी भी रेफरेंस पॉइंट से ही ऑब्जर्व करते हैं. ठीक है, तो इसी तरह से जो पोजीशन है ये पार्टिकल की, ये भी हम किसी रेफरेंस पॉइंट से ही ऑब्जर्व करते हैं. तो रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में जो सबसे इजीएस्ट पॉइंट होता है, जहां से हम चीज़ों को इजीली ऑब्जर्व कर सकते हैं, वो होता है हमारा क्या, ओरिजिन, O. तो जहां पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस आपस में कट करती है, या आपने क्लास 10 में पढ़ा होगा कि जहां पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस आपस में कट करती है, उस पॉइंट को क्या बोल देता हूं मैं, पॉइंट O और ओरिजिन. तो हर एक चीज को, हर एक पॉइंट को मैं कहां से ऑब्जर्व करूंगा, ओरिजिन से ऑब्जर्व करूंगा. तो ओरिजिन के हिसाब से पॉइंट P के कोऑर्डिनेट क्या है, वही क्या होगी, इस पॉइंट P का पोजीशन होगा. तो सपोज कर लीजिए कि पॉइंट P एक्स एक्सिस पे x डिस्टेंस के ऊपर है, एक्स एक्सिस पे x डिस्टेंस के ऊपर है, और y एक्सिस पे जब मैंने इसको फाइंड आउट किया तो y एक्सिस पे सपोज कर लीजिए ये कितने डिस्टेंस के ऊपर है, y डिस्टेंस के ऊपर है. ये स्मॉल x मान लीजिए, ये स्मॉल y मान लीजिए. ओके,
तो पोजीशन कोऑर्डिनेट क्या होगा पॉइंट पी के, ये हो गया क्या, एक्स और वाई, ये है स्मॉल एक्स एंड स्मॉल वाई। ओके, तो यही होता है क्या, पोजीशन ऑफ ए पार्टिकल। तो पोजीशन ऑफ पार्टिकल के लिए एक रेफरेंस पॉइंट होगा, अगर मैं रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात करूं, और रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिए जो रेफरेंस पॉइंट है वो मेरा ओरिजिन होगा। तो वहां से पार्टिकल पी की क्या पोजीशन है, उसी को ही हम क्या बोलते हैं, पोजीशन ऑफ ए पार्टिकल, पी इक्वल टू एक्स वाई। ओके, तो अगर किसी पार्टिकल का मोशन होता है तो मैं क्या बोलूंगा, ये जो पार्टिकल की यहां से ओरिजिन से मैंने इसका मेजर किया, इस ओरिजिन से इस पार्टिकल की पोजीशन मेजर की, तो ये जो पोजीशन है ये आपकी क्या होती है, इसकी चेंज होती है। यहां से बेटा मैं अगर पूछ लूं आपसे कि इसका पोजीशन वेक्टर क्या होगा, तो पोजीशन वेक्टर मैंने आपको वेक्टर चैप्टर के अंदर पढ़ाया था। पोजीशन वेक्टर क्या होगा कि ओरिजिन को मैं पॉइंट पी से ज्वाइन करता हूं एक स्ट्रेट लाइन की हेल्प से। ओके, तो ये जो पॉइंट आया ओपी वेक्टर, ये क्या होता है, इसका पोजीशन वेक्टर। तो पोजीशन वेक्टर किसके लिए होता है, किसी पोजीशन के लिए होता है। तो पोजीशन वेक्टर मैं इसका बोल सकता हूं, इस पॉइंट पी का, सबसे पहले तो पोजीशन लिख लेते हैं इसकी, पोजीशन ऑफ पॉइंट पी विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, विद रिस्पेक्ट टू द ओरिजिन, जो क्या है, ओरिजिन हमारा रेफरेंस पॉइंट है जहां से हम चीजों को ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो इसकी पोजीशन क्या है, एक्स और वाई। अगर मैं बात करूं इसका पोजीशन वेक्टर क्या होगा, तो पोजीशन वेक्टर आप लिख सकते हैं आर वेक्टर, या फिर ओपी वेक्टर से रिप्रेजेंट कर दीजिए। आर वेक्टर पोजीशन वेक्टर क्या होगा इसका, तो हमने देखा था ये क्या होता है, एक्स आई कैप, ये तो जैसे आई डायरेक्शन में है एक्स आई कैप, और ये क्या हो जाएगा प्लस वाई जे कैप। तो पोजीशन वेक्टर को हम सीधा भी लिख सकते हैं, यहां से एक्स के आगे क्या लगा देंगे आई कैप, और वाई के आगे क्या लगा देंगे जे कैप। आई कैप और जे कैप क्या है, रेस्पेक्टिव यूनिट वेक्टर है इन एक्स डायरेक्शन एंड वाई डायरेक्शन। ओके, तो पोजीशन के बारे में आपको क्लियर हो गया, किसी पार्टिकल की पोजीशन हम रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में कैसे डिफाइन करते हैं। तो ये हम ओरिजिन है जिसको रेफरेंस पॉइंट मान लेते हैं, वहां से एक्स डायरेक्शन में कितनी डिस्टेंस है, वाई डायरेक्शन में कितनी डिस्टेंस, वही क्या होती है, इसकी पोजीशन होती है। ओके बेटा, अभी हम क्या करने वाले बेटा, कल जैसे मैंने आपको डिस्प्लेसमेंट बताया था, तो डिस्प्लेसमेंट को हम पोजीशन वेक्टर की टर्म में अभी लिखने वाले हैं। ओके, पोजीशन वेक्टर की टर्म में हम कैसे डिफाइन करेंगे डिस्प्लेसमेंट को, ये अभी हम देखने वाले हैं। तो इसको मैं रब कर रहा हूं। डिस्प्लेसमेंट आप, चलो ठीक है, डिस्प्लेसमेंट ही लिख लीजिए। सपोज कर लीजिए कि ये मेरा पार्टिकल है ए, ये कोई पार्टिकल है, ये स्टार्टिंग पॉइंट ए के ऊपर है, ठीक है, और ये मूव हुआ ये पार्टिकल हमारा, और ये मूव होते हुए कहीं ऐसे करके पॉइंट बी पे पहुंच गया, पॉइंट बी के ऊपर पहुंच गया। अगर मैंने पूछा आपसे कि इसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, तो कल आपको बताया था मैंने कि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, ये वेक्टर क्वांटिटी होता है। तो पॉइंट ए से स्टार्ट हुआ, पॉइंट बी पे पहुंच गया, तो ए से बी तक मैं एक स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन करूंगा इसको, ए से बी तक एक स्ट्रेट लाइन से इसको मैं ज्वाइन करूंगा। ठीक है, तो ये जो स्ट्रेट लाइन आई, ये क्या है, हमारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। ये चीज आपको कल मैंने बता दी थी, अच्छे से क्लियर हो गया होगा आपको कि ये मेरा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होगा। तो अभी इसको मैं पोजीशन वेक्टर्स की टर्म में लिखना चाहता हूं। तो सपोज कर लीजिए कि यहां पे है हमारा कोऑर्डिनेट, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, यहां पे है हमारा कोई रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, ये लगा लीजिए हमारी एक्स एक्सिस है, और ये लगा लीजिए हमारी क्या है, वाई एक्सिस।
ठीक है, इस रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम से ओरिजिन क्या होता है हमारा रेफरेंस पॉइंट। सपोज कर लीजिए पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट मैंने फाइंड आउट किए, वो आपके आए क्या x1 और y1। सिमिलरली पॉइंट बी के मैंने कोऑर्डिनेट फाइंड आउट किए इस रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में, तो वो मेरे आए क्या x2 और y2। ओके, तो यहां से आप सीधा भी देख सकते हैं कि जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, तो आपको मैंने बताया था कि 2 पॉइंट फॉर्म से हम कैसे कोई भी वेक्टर निकाल सकते हैं। तो जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है वो आप क्या बोल सकते हैं, सीधा ही चेंज इन द पोजीशन वेक्टर। चेंज इन द पोजीशन वेक्टर 2 पॉइंट फॉर्म से बताया था, x2 - x1 i कैप प्लस y2 - y1 j कैप। सीधा आपका क्या आ गया डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, क्या आ गया आपका जो डिस्प्लेसमेंट हुआ वो क्या हुआ आपका, वो डिस्प्लेसमेंट आप क्या बोल सकते हैं, सीधा आप चेंज इन पोजीशन, चेंज इन पोजीशन वेक्टर विच इज इक्वल टू x2 - x1 i कैप प्लस y2 - y1 j कैप। ठीक है, अगर आपको क्लियर अब भी क्लियर नहीं हो रहा है कि कैसे हम लिख रहे हैं इसको, अगर आप भूल गए हैं वेक्टर में, तो आप ऐसे कर सकते हैं इसको। सबसे पहले आप क्या कीजिए, पॉइंट ए का पोजीशन जो वेक्टर है वो निकाल लीजिए पॉइंट ए का। तो पॉइंट ए का पोजीशन वेक्टर मैं बोलूंगा क्या हो गया आपका, तो एक मिनट मैं इसको ब्लू लाइन से दिखा देता हूं। पॉइंट ए का पोजीशन वेक्टर हो गया हमारा ये, जो क्या है आपका r1 वेक्टर। ओके, और पॉइंट बी का पोजीशन वेक्टर अगर मैं पूछूं आपसे, तो पॉइंट बी का जो पोजीशन वेक्टर हो गया आपका क्या, ये वाला जो क्या है आपका r2 वेक्टर लेट्स से। ओके, और ये क्या है आपका ए से बी तक, ये आपको पता है ये क्या है आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। अभी आप देखिए वेक्टर एडिशन जब मैं लगाऊंगा इसमें, तो वेक्टर एडिशन आप कैसे लगाएंगे कि ये जो वेक्टर है, ये वेक्टर और जो एस वेक्टर, ये दोनों ऑर्डर के अंदर है, r1 वेक्टर और s1 वेक्टर, ये दोनों क्या है आपके ऑर्डर के अंदर है और किसके इक्वल होंगे आपके r2 वेक्टर के। तो आप कैसे लिख सकते हैं इसको, फ्रॉम वेक्टर एडिशन आप कैसे लिख सकते हैं इसको, फ्रॉम वेक्टर एडिशन आप इसको कैसे लिख सकते हैं कि सबसे पहले तो r1 वेक्टर आप बता दीजिए क्या होगा। r1 वेक्टर क्या होगा आपका, ये होगा x1 i कैप प्लस y1 j कैप। ये हमको ऑलरेडी पता है पोजीशन वेक्टर कैसे निकालते हैं, x1 i कैप प्लस y1 j कैप। और r2 वेक्टर क्या होगा आपका, तो आप बोलेंगे कि x2 i कैप, ये भी पोजीशन वेक्टर है, x2 i कैप प्लस y2 j कैप। अभी फ्रॉम वेक्टर एडिशन में क्या बोल सकता हूं कि r1 वेक्टर प्लस डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, r1 वेक्टर प्लस डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज इक्वल टू r2 वेक्टर। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कितना हो जाएगा आपका, r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर। r2 क्या है आपका x2 i कैप प्लस y2 j कैप, और r1 क्या है आपका x1 i कैप प्लस y1 j कैप। तो जब आप इसको सोल्व करेंगे तो फाइनल क्या आ जाएगा आपका x2 माइनस x1 i कैप प्लस y2 माइनस y1 j कैप। ओके, तो इस तरह से भी आप सोल्व कर सकते हैं। आपको क्या याद रखना है, आपको बस इतना याद रखना है कि जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो क्या होता है हमारा चेंज इन द पोजीशन वेक्टर होता है, कि ये r2 क्या था फाइनल पोजीशन वेक्टर था और r1 क्या था इनिशियल पोजीशन वेक्टर था। तो इन दोनों में जो डिफरेंस आएगा वही क्या होगा आपका चेंज इन पोजीशन वेक्टर। तो वो आपका क्या किसके इक्वल होता है, वो आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के इक्वल होता है। तो चेंज इन द पोजीशन वेक्टर इज इक्वल टू द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ओके, ये चीज आपको दिमाग के अंदर बैठानी पड़ेगी कि हमारा जो चेन होता है किसके अंदर, पोजीशन वेक्टर के अंदर, वही क्या होता है हमारा डिस्प्लेसमेंट होता है। अब बेटा यहाँ पे जो हम कर रहे हैं ना डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ये आप कर रहे हैं जब हमारा मोशन, जब हमारा जो पार्टिकल है वो जो 2D के अंदर जा रहा है, एक प्लेन के अंदर जा रहा है। देखिए यहाँ पे x एक्सिस पे भी जा रहा है, y एक्सिस के ऊपर भी जा रहा है। लेकिन मैंने आपको बताया था कि ये जो हमारा चैप्टर है वो किस में है, मोशन इन 1D में। तो जो सारी चीजें जो हम पढ़ने वाले हैं वो हम इस चैप्टर में 1D के अंदर पढ़ेंगे। तो 1D के अंदर अगर हमको डिफाइन करना हो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर तो कैसे होगा, तो आपको पता है कि सपोज कर लीजिए
अगर 1D के अंदर मोशन है तो इसका मतलब पार्टिकल स्ट्रेट लाइन के अंदर जाएगा। तो आप अज्यूम कर लीजिए कि जो पार्टिकल जा रहा है वो हमारा एक्स एक्सिस की तरफ ही जा रहा है केवल। तो पार्टिकल अगर एक्स एक्सिस की तरफ जा रहा है तो सपोज कर लीजिए ये मेरा क्या है, ओरिजिन है O, ये उसकी इनिशियल पोजीशन होगी पार्टिकल की, ठीक है। इनिशियल पोजीशन होगी जिसको मैं पॉइंट A लिख देता हूं, और ये उसकी होगी फाइनल पोजीशन जिसको मैं B लिख देता हूं। ओके, पॉइंट A के जो कोऑर्डिनेट होंगे वो क्या हो गया आपका, वो आपका हो जाएगा क्या, ये लक्ष्य x1 डिस्टेंस पे है x1। और अगर मैं पॉइंट B की बात करूं तो पॉइंट B के जो कोऑर्डिनेट होंगे वो क्या होगा आपका, वो आपका हो जाएगा ये वाला पॉइंट B। तो ये सपोज कर लीजिए कि x2 डिस्टेंस पे, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट आपका क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट अगर आप निकालना चाहेंगे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, तो ये आएगा आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, पॉइंट A से पॉइंट B तक गया ना ये, तो A से स्टार्ट होगा और B पे खत्म होगा। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है ये तो पूरा x2 हो गया माइनस x1 हो गया आपका। x2 क्या है, डिस्टेंस ही है, x1 क्या है, ये डिस्टेंस है, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को आप कैसे लिख सकते हैं, यहां से सीधा आप x2 वेक्टर माइनस x1 लिख सकते हैं आप, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होगा, चेंज इन द पोजीशन इन द x डायरेक्शन, दैट इज x2 माइनस x1। ओके, इफ फॉर, ये किसके लिए है, फॉर 1D मोशन, अगर हमारा जो मोशन है वो 1 डायमेंशन के अंदर है तब। तो बेटा याद क्या रखना है आपको, डिस्प्लेसमेंट होता है क्या, चेंज इन द पोजीशन वेक्टर होता है, R2 पोजीशन वेक्टर हो गया, R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर हो गया, ठीक है। अगर 1D के अंदर है तो जो R की जो वैल्यू है, R2 की जगह हम क्या लिख देंगे, डायरेक्टली x2 लिख देंगे, R1 की जगह क्या लिख देंगे, हम x1 लिख देंगे, दैट्स इट। ओके, अभी हम पढ़ने वाले हैं बेटा एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज एक्सेलरेशन। एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड पढ़ लेते हैं सबसे पहले। तो आई होप दिस इज क्लियर टू यू। तो मैं इसको अभी रब कर रहा हूं। जो थर्ड टॉपिक है वो क्या है हमारा, जो एक और पैरामीटर है वो क्या है हमारा, एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज एक्सेलरेशन, एवरेज स्पीड, नॉट एक्सेलरेशन, एवरेज स्पीड। ओके, तो सबसे पहले एवरेज वेलोसिटी क्या होती है। तो एवरेज वेलोसिटी को हम कैसे डिफाइन करते हैं, इट इज द एवरेज वेलोसिटी इज द चेंज इन पोजीशन वेक्टर चेंज इन पोजीशन वेक्टर। अगर 1D की बात कर रहा हूं तो मैं वेक्टर नहीं लिख रहा हूं, चेंज इन पोजीशन लिख रहा हूं सीधा, ठीक है। चेंज इन पोजीशन पर यूनिट टाइम इंटरवल, पर यूनिट टाइम इंटरवल। अभी बेटा आपने जो पढ़ा होगा ना एवरेज वेलोसिटी, वो पढ़ा होगा टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम, ये पढ़ा होगा क्लास 9 में, अगर किसी बच्चे ने पढ़ा है तो, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, चेंज इन पोजीशन पर यूनिट टाइम इंटरवल। तो चेंज इन पोजीशन अभी मैंने आपको बताया, चेंज इन पोजीशन वेक्टर बोल दूं या फिर 1D में मैं क्या बोल दूंगा सीधा, अगर एक ही डायमेंशन में जा रहा है तो वो पोजीशन में ही चेंज है, ठीक है। वेक्टर हम बार बार नहीं लगाएंगे यहाँ पे, क्योंकि एक डायमेंशन में है तो आपको पता है इसी डायरेक्शन के अंदर जा रहा है पार्टिकल, ठीक है। तो वेक्टर लगाने की जरूरत वहां पे है नहीं। तो चेंज इन पोजीशन क्या होता है आपका, डिस्प्लेसमेंट ही होता है। तो चेंज इन पोजीशन डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल, दैट विल गिव यू द एवरेज वेलोसिटी। ओके, तो सपोज कर लीजिए कि कोई भी पार्टिकल है मेरा, वो 1D के अंदर ट्रेवल कर रहा है,
एक डायमेंशन के अंदर ट्रेवल कर रहा है। तो इनिशियली ये सपोज कर लीजिए हमारा ओरिजिन है जो कि रेफरेंस पॉइंट है। स्टार्टिंग में मेरा पार्टिकल है, सपोज कर लीजिए आप पॉइंट ए के ऊपर। इसकी पोजीशन क्या है, ये है एट ए डिस्टेंस x1 पे, ओके, ओरिजिन से। फाइनली आप सपोज कर लीजिए ये है पॉइंट ए के ऊपर, ये मैंने नोट किया किस टाइम के ऊपर है, एट t इक्वल टू t1 टाइम के ऊपर है, ओके। फाइनली सपोज कर लीजिए ये आ गया पॉइंट बी पे कुछ टाइम के बाद, और वो टाइम मैंने नोट किया वो था t इक्वल टू t2 टाइम पे, ठीक है। इसकी पोजीशन क्या होगी बेटा, ए से पॉइंट बी पे आ गया, यहाँ पे ये कितनी डिस्टेंस पे था ओरिजिन से, x1 डिस्टेंस पे, यहाँ पे कितनी डिस्टेंस पे है, x2 डिस्टेंस पे, ओके। ये x1 डिस्टेंस पे था, ये क्या था, x2 डिस्टेंस। मैंने पूछा इसकी डिस्प्लेसमेंट क्या हुई, ठीक है, चेंज इन पोजीशन क्या हुई, चेंज इन पोजीशन में पूछा क्या हुई। तो स्टार्टिंग वाली चेंज इन पोजीशन क्या होती है, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। तो चेंज इन पोजीशन आप बोलेंगे x2, ये तो फाइनल है, माइनस इनिशियल, चेंज इन पोजीशन क्या होगी आपकी, x2 माइनस x1। तो चेंज इन पोजीशन पहले लिख देता हूं आपके लिए। चेंज इन पोजीशन, चेंज इन पोजीशन कितनी होगी आपकी, तो वो होगी x2 फाइनल माइनस इनिशियल। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं चेंज इन पोजीशन क्या दे रहा है आपका, x2 माइनस x1। x2 में से आप x1 घटा रहे हैं, तो ये आपका क्या है, आपका डिस्प्लेसमेंट है a से b तक का, ओके। तो एवरेज वेलोसिटी क्या होगी आपकी, ओके। टाइम इंटरवल बताइए अभी, चेंज इन पोजीशन तो हमने फाइंड आउट कर लिया, चेंज इन पोजीशन पर यूनिट टाइम इंटरवल। टाइम इंटरवल कितना है, तो टाइम इंटरवल के लिए आप बोलेंगे कि टाइम इंटरवल डेल्टा टी है। ये टाइम पॉइंट ए पे था जब t1 टाइम, एट टाइम t इक्वल टू t1, और पॉइंट बी पे था एट टाइम t इक्वल टू t2। तो टाइम इंटरवल कितना हुआ, t2 माइनस t1। तो ये हो गया हमारा टाइम इंटरवल, ओके। आपको निकालना क्या है, एवरेज वेलोसिटी आपको निकालना है। तो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला में से अगर डेफिनेशन से जाएंगे तो क्या बोलेंगे, चेंज इन पोजीशन वेक्टर तो आपने निकाल दिया x2 माइनस x1 डिवाइडेड बाय पर यूनिट टाइम इंटरवल। टाइम इंटरवल आपका आ गया t2 माइनस t1। तो एवरेज वेलोसिटी कितना आएगा आपका, एवरेज वेलोसिटी आप बोल सकते हैं वो आ जाएगा आपका क्या, चेंज इन पोजीशन वेक्टर डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल। तो ये आपका हो जाएगा क्या, x2 माइनस x1 डिवाइडेड बाय t2 माइनस t1, ठीक है। देखिए वेलोसिटी आपकी होती है वेक्टर क्वांटिटी, तो दैट इज व्हाई आई पुट एरो हियर, क्योंकि ये क्या है आपकी वेक्टर क्वांटिटी, ओके। तो x2 माइनस x1 इसका एक और फॉर्मूला अगर हमको बनाना पड़ जाए एवरेज वेलोसिटी का, तो x2 माइनस x1 क्या है आपका, तो आप बोलेंगे कि x2 माइनस x1 आपका किसके इक्वल है, डिस्प्लेसमेंट के इक्वल है। तो डिस्प्लेसमेंट कितना है आपका, x2 माइनस x1। तो इसको ऐसे भी आप लिख सकते हैं, x2 माइनस x1 को मैंने क्या बोल दिया, टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल, तो बेटा आई होप दैट अप टू हियर इट इज क्लियर टू यू, ओके। तो एवरेज वेलोसिटी फॉर्मूला आपको याद रखना है, क्या है, चेंज इन द पोजीशन वेक्टर पर यूनिट टाइम इंटरवल, चेंज इन पोजीशन पर यूनिट टाइम। एक डायमेंशन में है तो हम वेक्टर नहीं बोलेंगे, चेंज इन पोजीशन बोल देंगे। x2 माइनस x1 यही क्या है आपका, डिस्प्लेसमेंट के बराबर है, ठीक है। तो ये आपका क्या है, डिस्प्लेसमेंट के बराबर है। तो जो डिस्प्लेसमेंट, इसको मैं क्या बोल सकता हूँ, डिस्प्लेसमेंट भी बोल सकता हूँ। तो आपका जो एवरेज वेलोसिटी होता है वो क्या है, चेंज इन पोजीशन, दैट इज x2 माइनस x1 डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल। टाइम इंटरवल क्या है, ये t1 पे था, ये t2 पे था, तो t2 माइनस t1। तो इसको हम जब डिवाइड करेंगे x2 माइनस x1 को, चेंज इन द पोजीशन डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल क्या देता है आपको, एवरेज वेलोसिटी। तो यही किसके इक्वल होता है, टोटल डिस्प्लेसमेंट के इक्वल होता है डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल, ओके। तो एवरेज वेलोसिटी आपको शायद क्लियर हो गया। अभी अगर मैं फॉर्मूला देखूं एवरेज स्पीड का, तो एवरेज स्पीड क्या होती है आपकी, अगर मैं बात करूं एवरेज स्पीड की, तो एवरेज स्पीड होता है
एवरेज स्पीड। ठीक है, यहां पे मैं वेक्टर नहीं लगा रहा हूं क्योंकि जो स्पीड होती है वो हमारी स्केलर क्वांटिटी होती है, हमको केवल वैल्यू से मतलब होता है, मैग्नीट्यूड से मतलब होता है स्पीड के अंदर। ठीक है, तो इसके अंदर जैसे हमने एवरेज वेलोसिटी निकाला था वो कि फाइनल जो फॉर्मूला आया था वो टोटल डिस्प्लेसमेंट बाई टोटल टाइम इंटरवल आया था। इसके अंदर क्या आएगा आपका फॉर्मूला, टोटल डिस्प्लेसमेंट की जगह क्या आएगा आपका, डिस्टेंस आ जाएगा इसमें, टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम इंटरवल, टोटल टाइम इंटरवल। ठीक है, तो अभी मैंने पूछा, अगर 1D मोशन के अंदर मैंने पूछा कि एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी में कोई डिफरेंस रहेगा मैग्नीट्यूड में, तो आप बोलेंगे कि अगर एक ही पार्टिकल है वो स्ट्रेट लाइन के अंदर मूव हो रहा है, यहां से यहां तक स्ट्रेट लाइन के अंदर मूव हो रहा था पार्टिकल हमारा। ठीक है, ये था ओरिजिन, यहां से यहां तक गया पार्टिकल पॉइंट ए से पॉइंट बी तक, ये स्ट्रेट लाइन के अंदर जा रहा है। ठीक है, तो आपको पता है कि डिस्टेंस भी क्या होगी आपकी, यही रहेगी, डिस्प्लेसमेंट भी यही रहेगी। अगर पार्टिकल एक ही डायरेक्शन के अंदर जा रहा है विदाउट चेंजिंग इट्स डायरेक्शन, सपोज कर लीजिए कि बैक एंड फोर्थ मूव नहीं हो रहा है पार्टिकल, एक ही डायरेक्शन के अंदर जा रहा है, 1D मोशन है, एक ही डायरेक्शन के अंदर अगर वो पार्टिकल कंटिन्यूअसली जा रहा है आपका, तो डिस्टेंस किसकी इक्वल होगी, डिस्प्लेसमेंट की इक्वल होगी। ओके, तो मैं क्या बोल सकता हूं कि जो एवरेज स्पीड होगी वो किसके बराबर होगी, एवरेज वेलोसिटी के बराबर होगी, क्योंकि यहाँ पे टोटल डिस्टेंस है, वहां पे क्या होता था आपका टोटल डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्टेंस इज इक्वल टू टोटल डिस्प्लेसमेंट। तो एवरेज स्पीड किसके बराबर होगी, एवरेज वेलोसिटी के। कब, व्हेन द पार्टिकल इज गोइंग इन स्ट्रेट लाइन इन और इन 1D मोशन। ओके, तो ये चीज आपको पता होना चाहिए। अभी बेटा इसी से रिलेटेड एक और टर्म होती है, एवरेज वेलोसिटी एवरेज स्पीड तो हमको पता चल गया, इसी से रिलेटेड एक और टर्म होती है, दैट इज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एंड इंस्टेंटेनियस स्पीड। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी देख लेते हैं, स्पीड तो फिर उसी से कर लेंगे। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो एज इट्स नेम इंप्लाई, इंस्टेंटेनियस मतलब वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल एट एनी इंस्टेंट, किसी इंस्टेंट के ऊपर हमने वेलोसिटी देखी पार्टिकल की क्या है, उसी को हम बोलते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो बेटा मैं एक बार आपको डिफरेंस बता देता हूं, आपको क्या रहता है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और एवरेज वेलोसिटी का क्या डिफरेंस है। एक प्रैक्टिकल एग्जांपल जैसे मैं लेके चलूं, सपोज कर लीजिए कि कोई बस जा रही है हमारी, वो जा रही है रेवाड़ी टू दिल्ली जा रही है, ये मान के चल लीजिए आप। ठीक है, और जो डिस्टेंस है रेवाड़ी टू दिल्ली वो आप मान के चल लीजिए कि 100 किलोमीटर है आपका। ओके, एंड जो बस हमारी पहुंची रेवाड़ी टू दिल्ली वो 2 आवर्स के अंदर पहुंची आपकी। ओके, तो आप क्या बोलेंगे कि एवरेज स्पीड क्या रही हुई बस की, तो आप बोलेंगे 100 किलोमीटर 2 आवर टाइम, तो 100/2 50 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपकी एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी हो गया आप। ओके, ये मान के तो आपको एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी कितनी हुई वहां पे, वो हुई आपकी क्या 50 किलोमीटर पर आवर। लेकिन क्या आप बोल सकते हैं कि हर एक टाइम इंटरवल के ऊपर जो बस की स्पीड है वो 50 किलोमीटर ही रही होगी। ऑफकोर्स आपको पता है कि जो बस की स्पीड है वो कंटिन्यूसली आपकी ऊपर नीचे होती रहती है, तो कहीं पे भी हो सकता है कि जहाँ पे ट्रैफिक ज़्यादा है तो वहाँ पे हो सकता है कि बस की स्पीड हमारी 20 भी रही हो, या हो सकता है कि 40 भी रही हो, या हो सकता है कहीं पे अगर ट्रैफिक बिल्कुल भी नहीं है तो वहाँ पे 70 या 80 किलोमीटर भी रही हो। ओके, तो किसी भी इंस्टेंट के ऊपर आपको अगर हमको बस की स्पीड देखनी है, जैसे आप कहीं पे बस पे सपोज कर लीजिए कि आप बस के आगे बैठे हुए हैं, एकदम स्पीड आपने नोट की कि कितनी स्पीड से जा रही है, आपने नोट किया कि वो 70 किलोमीटर से भाग रही है, तो वो क्या होगी आपकी इंस्टेंटेनियस स्पीड होगी। क्या आप बोल सकते हैं वो एवरेज स्पीड रहेगी, तो आप बोलेंगे आपको वो एवरेज स्पीड नहीं है, क्योंकि आपकी स्पीड हो सकता है कि अगले क्षण उसकी स्पीड कुछ कम हो जाए, 2-4 किलोमीटर कम हो जाए, या फिर हो सकता है 2-4 किलोमीटर बढ़ जाए। तो आपकी जो इंस्टेंटेनियस स्पीड होती है वही एक्चुअल में स्पीड होती है एट एनी इंस्टेंट। जिस टाइम पे आप इंटरवल पे, किसी भी टाइम इंटरवल पे जब आप नोट डाउन करते हैं बस की स्पीड, उसी स्पीड को क्या बोलते हैं हम, इंस्टेंटेनियस स्पीड या इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बोल देते हैं। ओके, डिफरेंस आपको क्लियर हो गया।
एवरेज में तो क्या करेंगे कि हमको काफ़ी लॉन्ग डिस्टेंस, कुछ डिस्टेंस हमको दी जाएगी और हमको टाइम इंटरवल दिया जाएगा, तो आप बोल देंगे कि ऑन एन एवरेज बस इतनी स्पीड से दौड़ी है हमारी, इतनी स्पीड से भागी।